हेलो दोस्तों, दिवाकर पाठशाला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं सूरज कुमार बायोलॉजी को वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से पूरे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट का क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, आज ये हमारे श्वसन तंत्र का दूसरा क्लास है। इसके पहले क्लास में भी मैं 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, अच्छा है, ठीक ठाक है। लगभग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़कर, ठीक है, और उनको डीप में पढ़कर अच्छे से उसको समझा रहा हूँ। तो आप अभी तक अगर वो क्लास नहीं देखे हैं तो वो क्लास देख लीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बताइए, पहला क्वेश्चन आज का है, अनॉक्सिक श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु अनॉक्सिक श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी बनते हैं? अनॉक्सिक श्वसन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, दो प्रकार के श्वसन होते हैं हमारे। जब O2 की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो उसे अनॉक्सिक श्वसन बोलते हैं। ठीक है, तो उस दौरान जब अनॉक्सिक श्वसन होता है तो ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं या 38 एटीपी बनते हैं? तो जब भी अनॉक्सिक श्वसन की बात होगी तो अनॉक्सिक श्वसन क्या होता है? सिर्फ 2 अणु बनते हैं। ठीक है, 38 एटीपी किस में बनता है? ये ऑक्सी श्वसन में बनता है। ठीक, ध्यान रहेगा, ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी बनता है। ठीक है, जबकि अनॉक्सिक श्वसन में 2 एटीपी बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइए, कैप्स चक्र के खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? कैप्स चक्र के खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? हंस कैप्स या डार्विन? ठीक है, तो कैप्स से ही इनका नाम है। ठीक है, हंस कैप्स इनका नाम है, डार्विन गलत आंसर है। ठीक, वयस्क की तुलना में शिशु में सांस लेने की दर कितनी होती है? आप देखिएगा, जब छोटा बच्चा होता है तो वो बहुत जोर जोर से सांस लेता है, तो उसके वो कितना वयस्क के मानव की तुलना में, जैसे हम लोग हैं वयस्क में है, तो हमारे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, हमसे अगर तुलना किया जाए तो उनके सांस लेने की दर जो होती है, गति जो होती है, वो कितनी होती है? लगभग 2 गुनी होती है या 3 गुनी होती है? तो इसका आंसर जो होगा आपका 3 गुना होगा। ठीक है, 2 गुना नहीं होगा। बहुत तेज बच्चे सांस लेते हैं। ठीक है, वो बच्चे इतना तेज सांस लेते क्यों है? उनके इसके पीछे का रीजन क्या है? तो उनके पीछे का रीजन ये है कि बच्चों का फेफड़ा का आकार जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, और उनको क्या होता है कि शारीरिक विकास के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा O2 की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है उनको। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा ग्रहण करने के लिए वो सांस जो होते हैं वो जल्दी जल्दी लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के उनका होगा 3 गुना होगा। ध्यान रहेगा कि वयस्क की तुलना में बच्चों में सांस लेने की दर बहुत ज़्यादा होती है। वो कितने लगभग होती है? वो लगभग 3 गुना के आसपास होती है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए, एक लंबी सांस लेने में ग्रहित O2 ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीजन नहीं, यहाँ वायु की मात्रा होगी। ठीक है, ग्रहित वायु की मात्रा, जब हम एक लंबी सांस लेते हैं, ठीक है, तो इस दौरान, ठीक है, लंबी सांस लेने के दौरान बता रहा है, एक लंबी सांस लेने के दौरान, ठीक है, जब हम अंदर सांस लेते हैं तो उसमें हम टोटल कितने मात्रा में वायु को रिसीव करते हैं? ठीक है, कितना मात्रा? तो वो होगा आपका और 2 से 2.5 लीटर लगभग। ठीक है, 4 लीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 2.5 अर्थात 2.5 से 3 लीटर के आसपास जब हम एक लंबी सांस लेते हैं तो हम उसके दौरान इतना लीटर वायु अंदर हम एयर लेते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन बताइए, वायु के धूल कण को फेफड़े तक जाने से रोकने वाला पदार्थ कौन है? एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है, जो वायुमंडल में जो हवा होता है उसमें कई सारे धूल कण होते हैं, तो उन धूल कणों को हमारा फेफड़े तक जाने से रोकने वाला पदार्थ क्या होता है? श्लेष्मा होता है, म्यूकस होता है या सिलिया होता है? तो यहाँ पे देखिए, हमारे नाक में चिपचिपा पदार्थ जो पाया जाता है उसी को श्लेष्मा बोलते हैं और उसी को म्यूकस बोलते हैं। और सिलिया क्या होता है? सिलिया हमारे नाकों में छोटे छोटे बाल होता है। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं वो धूल कणों को रोकता है। ठीक है, और ये म्यूकस और श्लेष्मा ये चिपचिपा पदार्थ होते हैं, तो इसमें वो क्या होते हैं? धूलकण चिपक जाते हैं। और ये सिलिया, ये बाल छोटे छोटे बाल होते हैं, तो इसको सिलिया बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, बाल जो छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है, उनको सिलिया बोलते हैं, और ये पदार्थ होते हैं म्यूकस होते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, श्लेष्मा पदार्थ हो गया, यदि वही कहीं बाल की बात कर देगा या इस तरीके से कोई क्वेश्चन बना देगा तो ये सिलिया हो सकता है। ठीक है, सिलिया हो जाएगा। ठीक, ध्यान रहेगा ये क्वेश्चन।
6 नंबर क्वेश्चन बताइए, श्वसन तंत्र में वायु तथा भोजन के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? श्वसन तंत्र में वो कौन सा मार्ग है, ठीक है, जहाँ पे भोजन और वायु दोनों जाता है, कंठ है या ग्रसनी है, ठीक है। तो कंठ इसका गलत आंसर, कंठ नहीं होगा। ग्रसनी जो होता है, ग्रसनी होता है एयर एंड फूड के लिए कॉमन पाथ होता है, ठीक है, कॉमन पाथ होता है। 7 नंबर क्वेश्चन, मानव में स्वर रज्जु कहाँ पर पाया जाता है, ग्रसनी में या कंठ में, बताइए। मानव में स्वर रज्जु कहाँ पाया जाता है, ठीक है, मानव में स्वर रज्जु कहाँ पाया जाता है, ठीक, कहाँ पाया जाता है, ग्रसनी में पाया जाता है या कंठ में पाया जाता है? तो स्वर रज्जु लेरिंग्स कहाँ पाया जाएगा, लेरिंग्स हमारे कंठ में पाया जाता है, ठीक है। हालांकि ये ग्रसनी का विभाग होता है, ठीक है, ग्रसनी से भी जुड़ा हुआ होता है, लेकिन यदि यहाँ पे पूछ रहा है मानव में स्वर रज्जु कहाँ पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे स्वर रज्जु मुख्यतः लगा सकते हैं यदि क्वेश्चन समझना चाहें तो। मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो मुख्यतः आपका मेन पार्ट जो होता है वो कंठ का ही होता है, ठीक है, लेकिन उसका संबंध वो कनेक्ट जो होता है वो ग्रसनी से भी जुड़ा होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, कंठ होगा, ग्रसनी नहीं होगा, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन पे, भोजन को याऊ नली में जाने से रोकता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो कहीं ना कहीं पाथ जो एक समान होता है, ठीक है, तो उसको रोकता कौन है, याऊ नली में नहीं जाने देता है, ग्रसनी या एपिग्लोटिस। तो उसका नाम क्या होता है, एपिग्लोटिस। देखिए, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हंसने या बोलने से लिए मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है? क्योंकि उस समय क्या होता है, एपिग्लोटिस जब हम खाना खाते हैं तो वो बंद होता है और खुलता है, बंद होता है और खुलता है, क्योंकि उसको उसको एयर को भी पास होने देना है और भोजन को भी पास होने देना है, ठीक है। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, ये आपका ये उठ जाता है, ठीक है, ये ढक्कन उठ जाता है, कहने बंद हो जाता है, ठीक है। जब हम भोजन लेते हैं तो ये बंद हो जाता है, जिससे हमारा जो फूड है वो सीधे फूड पाइप में चला जाता है, आगे श्वास तंत्र में नहीं जा पाता है, ठीक। तो एपिग्लोटिस वो होता है जो, और जब हम लोग खाना वाना खाते हैं तो अगर हंसते उठते हैं तो ये क्या होता है, ये बंद नहीं हो पाता, जिस वजह से भोजन क्या होता है, श्वास नली में चली जाती है, ठीक है। फूड पाइप की जगह जाने की बजाय वो क्या होती है, श्वास नली में चली जाती है। जिस तरीके जैसे खांसी उसी बोलते हैं कि वो अपना सड़क गया, बोलते हैं उसको सड़क गया, फिर पानी पीते हैं तो ठीक होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं कि कोई याद कर रहा है, कोई याद वाद नहीं कर रहा होता है, यही होता है। एपिग्लोटिस क्या होता है, ये भूल जाता है कि हमको बंद होना है, क्योंकि आप हंस रहे होते हैं तो ये भूल जाता है कि हमको बंद होना है, ठीक है। इसका कंट्रोल माइंड से होता है, तो माइंड हमारा कहीं ना कहीं आपका हंसने में व्यस्त होता है तो ये अपना काम करना बंद कर देता है। आप हंसिए, ये चुप हो जाता है, तो क्या होता है कि अपना फूड पाइप में फूड चला जाता है, फूड पाइप में न जाकर श्वास नली में चला जाता है, जिससे खांसी और सड़क रख जाता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन थे, मानव शरीर में एडम्स एप्पल कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में एडम्स एप्पल, अब एडम्स एप्पल क्या होता है देखिएगा, ह्यूमन बींग्स में किसी जेंट्स में, ठीक है, यहाँ पे बड़ा सा निकला हुआ रहता है, वो आपको फीमेल्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको द्वितीय लैंगिक लक्षण भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एडम्स एप्पल जो होता है ये स्वर यंत्र में पाया जाता है या ग्रसनी में पाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए स्वर यंत्र में पाया जाता है। स्वर यंत्र किसको बोलते हैं, कंठ को ही बोलते हैं, ठीक है। तो स्वर यंत्र आंसर होगा, ग्रसनी नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद ध्यान के एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल जो होता है आपका मेल में ही पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता। तो क्यों फीमेल में नहीं पाया जाता है? तो इसके पीछे हार्मोन्स का कारण होता है, ठीक है। तो हार्मोन्स की वजह से मेल में जो हार्मोन्स अपना एक होता है टेस्टोस्टेरोन जो होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि पुरुषों में क्या होता है कि गले के विकास ज़्यादा होता है और महिलाओं में कम होता है। इस वजह से महिलाओं में ये होता ही नहीं है, फीमेल में पाया नहीं जाता है, मेल में पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन में, मानव खुशबू या गंध को किसके द्वारा पहचानता है? जब हम किसी इत्र हो गया या कुत्ता उत्ता या कोई जानवर मर जाता है तो सड़ता है तो हमको गंदी स्मेल आती है, या भी जब हम पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो कोई परफ्यूम लगाया रहता है, इत्र लगाया रहता है, बॉडी स्प्रे लगाया रहता है, तो आखिर वो चीज़ें जब हमको महसूस होती है तो वो कैसे होती है, उसको कौन सा रिसीव करता है? तो हमारे श्वसन तंत्र में नाक के पीछे क्या पाया जाता है, घ्राण लूप पाया जाता है, या घ्राण क्षेत्र पाया जाता है, या घ्राण पिंड पाया जाता है। ये देखिए सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी एक एरिया पाया जाता है हमारे नाक के अंदर, क्या होता है एक सेंसरी एरिया होता है, उसको घ्राण लोब भी बोलते हैं, घ्राण क्षेत्र भी बोलते हैं, घ्राण पिंड भी बोलते हैं, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा, 2-3 नामों से, 3-4 नामों से, ऑल्फैक्टरी रीजन, और इंग्लिश में उसको ऑल्फैक्टरी रीजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि हमको मानव खुशबू या गंध को घ्राण लोब या घ्राण क्षेत्र या घ्राण पिंड या ऑल्फैक्टरी रीजन के द्वारा पहचानता है। ठीक, क्वेश्चन ध्यान रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन तो ये, खुशबू या गंध को नाक से मस्तिष्क तक कौन सा पहुंचाती है? अच्छा, नाक तो हमारी ये सेंसरी जो ऑर्गन्स होता है, एरिया होता है, वो गंध या खुशबू को पहचान तो लिखा है, लेकिन हमारे मस्तिष्क तक, हमारे दिमाग तक उस चीज का पहुंचाना किसका काम होता है? क्या पहुंचाता है? घ्राण तंत्रिका या घ्राण उपकला? तो खुशबू या गंध को हमारे मस्तिष्क तक जो पहुंचाता है वो घ्राण तंत्रिका होता है। ठीक है, उपकला नहीं होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, एपिग्लॉटिस किसका बना होता है? एपिग्लॉटिस किसका बना होता है? जो आप है ना, अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था ना कि खाना को श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक है, तो वो किसका बना होता है? अस्थि का बना होता है या उपास्थि का बना होता है या मांसपेशी का बना? तो एपिग्लॉटिस जो होती है वो उपास्थि का बना होता है। ठीक है, मांसपेशी और अस्थि का नहीं बना होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वायु की अनुपस्थिति में ट्रेकिया को पिचकने से रोकती है? ओ आकार की छल्ला या सी आकार की छल्ला? ट्रेकिया होती है एक नलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, नलीनुमा संरचना होती है, तो जब उसमें एयर नहीं होता है तो वो चिपकती नहीं है। वो क्यों नहीं चिपकती है? वो इसलिए नहीं चिपकती है क्योंकि उसमें वो आकार का छल्ला नहीं पाया जाता है, उसमें सी आकार का छल्ला पाया जाता है। जो जो ट्रेकिया होती है, जो श्वास नली होती है, ठीक है, उसमें पाया जाता है आपका सी आकार का छल्ला पाया जाता है। ये सी आकार का भी जो छल्ला है ये भी किसका बना होता है? तो ये भी उपास्थि का बना होता है। ठीक है, ये सी आकार का छल्ला भी उपास्थि का बना होता है, जो ट्रेकिया को आपस में चिपकने नहीं देता है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन, मानव फेफड़े में कितने उपभाग होते हैं? उपभाग कितने होते हैं? मानव फेफड़े 2 होते हैं, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा। तो उपभाग कितने होते हैं? 3 उपभाग होते हैं या 2 होते हैं या 5 होते हैं? तो देखिए, मानव फेफड़े का तो 2 तो भाग हो गया, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? आपका दायां फेफड़ा जो होता है वो बाएं फेफड़े से बड़ा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ बातें हैं। दायां फेफड़ा है वो बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि दाएं फेफड़े में 3 भाग होते हैं। ठीक है, राइट में, लेफ्ट में 2 उपभाग होते हैं, और टोटल कितने हो जाएंगे? 3 + 2 = 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो मानव ह्यूमंस लंग्स जो होता है उसके टोटल कितने भाग हो गए? उपभाग हो गए। भाग 2 हो गए, और उपभाग कितने हो गए? उपभाग उसके 5 हो गए। अच्छा, पिंड भी बोला जाता है, इन उपभागों को पिंड भी बोला जाता है। ठीक है, तो दाएं फेफड़े में कितने पिंड? 3 पिंड, और बाएं फेफड़े में कितने पिंड? 2 पिंड। ठीक है, अच्छा, इन तीन पिंड जो होते हैं दाएं राइट साइड में, राइट लंग्स में जो 3 पिंड होते हैं, उसमें भी क्या होता है कि उसका जो पहला एक होता है, 3 होते हैं, तो एक पिंड जो होता है वो बड़ा होता है, बाकी जो 2 होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का साइज एक समान नहीं होता है। दाएं फेफड़े में जो 3 उपभाग पाए जाते हैं, उन तीनों उपभागों का साइज जो आकार होता है वो एक समान नहीं होता है। एक बड़ा होता है, बाकी 2 छोटे होते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, मानव फेफड़े में O2 और CO2 के विनिमय का कारण क्या है? ठीक है, फेफड़े में यदि O2 और CO2 का विनिमय होता है तो वो दाबांतर के कारण होता है या आयतनांतर के कारण होता है? अर्थात दाब में अंतर होने के कारण होता है या आयतन में अंतर होने के कारण होता है? तो मानव हृदय में जो O2 और CO2 का परिवहन होता है, जो विनिमय होता है, आदान प्रदान जो होता है, उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है दाबांतर। ठीक है, जब फेफड़े में कम दाब रहेगा, फेफड़े में दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण नहीं हुआ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जब फेफड़े में दाब का अंतर होता है, कम दाब ज्यादा दाब होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है? O2 रिसीव होता है और CO2 का बाहर जाना, आना जाना बना रहता है। ठीक है, बताइए 16 नंबर क्वेश्चन, उच्चाश्वासन में डायफ्राम की आकृति कैसी होती है? जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्साहेलेशन बोलते हैं, एक्साहेलेशन में जो डायफ्राम होता है अपना, इसकी डायफ्राम की आकृति कैसी होती है? उच्चाश्वासन में, एक्साहेलेशन में डायफ्राम की आकृति समतल होती है या गुंबदाकार होती है? तो आंसर होगा इसका गुंबदाकार होती है, समतल निश्वासन में होती है। इनहेलेशन में समतल होती है और उच्चाश्वासन एक्साहेलेशन में गुंबदाकार होती है। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन,
दोनों फेफड़ों में कुपिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है? कुपिकाएं मानव फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो आपका कुपिका है। वो कितनी संख्या में होती है? 700 मिलियन दोनों फेफड़े में मिला के 700 मिलियन होती है या 300 मिलियन होती है, ठीक है। क्योंकि दोनों फेफड़ों में कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है, लगभग कितनी होती है? तो दोनों फेफड़ा दायां फेफड़ा एंड बायां फेफड़ा, ठीक है। अलग अलग फेफड़ा नहीं, दोनों फेफड़े का मतलब क्या है? दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। तो दोनों में मिलाकर लगभग 300 मिलियन होता है, ठीक है। 300 मिलियन के आसपास जो कुपिकाएं होती है वो दोनों फेफड़ों में होती है, राइट लंग्स प्लस लेफ्ट लंग्स, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, मानव फेफड़े में O2 की कमी क्या कहलाती है? यदि मानव फेफड़े में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? लाइपोक्सिया कहते हैं या हाइपोक्सिया कहते हैं? तो जब यदि मानव के फेफड़े में ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया कहलाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लंग्स में O2 की कमी हाइपोक्सिया कहलाती है, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमंस लंग्स कॉल्ड हाइपोक्सिया, ठीक। 19 नंबर बताइए, मानव फेफड़े का आयतन लगभग कितना होता है? कितना आयतन लगभग लगभग कितना एयर ह्यूमंस के लंग्स में कितना आयतन एयर लगभग उसमें रह सकता है, ठीक है। 5 से 6 लीटर, ठीक है, या 7 से 8 लीटर। तो जिस प्रकार आपका लगभग ब्लड कितना होता है, लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, तो उसी तरीके से फेफड़ा भी मानव शरीर में ब्लड होता है 5 से 6 लीटर। तो उसी तरीके से आपका याद रखिएगा, मानव लंग्स का जो आयतन होता है वो लगभग 5 से 6 लीटर होता है। इस तरीके से आपको याद रहेगा, ठीक है। आप ब्लड से रिलेट कर लीजिएगा, ब्लड भी 5 से 6 लीटर, एक ह्यूमन बीइंग से वयस्क मानव में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। तो उसी प्रकार एक ह्यूमन लंग्स में 5 से 6 लीटर जो होता है वो एयर रह सकता है। लंग्स का आयतन 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बताइए, मानव श्वसन तंत्र में गैसीय विनिमय कहाँ पे होता है? गैसीय विनिमय कहाँ होता है? श्वसनिकाओं में होता है या कुपिकाओं में होता है? तो मानव श्वसन तंत्र में गैसीय विनिमय जो होता है वो कुपिकाओं के द्वारा होता है, जो अंगूर के समान गुच्छों के रूप में रहता है, ठीक है। वहीं से क्या होता है? आपका गैसीय विनिमय होता है, ठीक है। ध्यान हो गया आपका, लास्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो कैसा लग रहा है क्लास, आप कमेंट्स में जरूर बताइए, और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, वाकई चीज़ें आपका रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है रिवीजन करने के लिए। थियोरी अगर आप पढ़ चुके हैं तो बार बार थियोरी को पढ़ना ही संभव भी नहीं होता है, और बार बार थियोरी पढ़ने से चीज़ें याद भी नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ना कि थियोरी लिखनी होती है। तो आज का क्लास यहीं पे बंद करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए।